अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। खाला परवीन बताती थीं कि अब से 25 बरस कबल एक चांद रात को जबकि वो अपनी बहन के साथ ईद की खरीदारी को थीं, गली के नुक्कड़ पर बनी मस्जिद की दीवार के पास उनको किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। तभी कदम रुक गए। देखा तो दीवार के पास एक छोटी सी टोकरी रखी थी, उसमें से रोने की आवाज़ आ रही थी। खाला ने कहा, ये तो कोई गलत माजरा लगता है, जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। लेकिन उनकी बहन नादिया बोली, आपा खुदा का खौफ करो, तुम्हें कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आ रही हैं कि नहीं? अभी हमारे निकलने की देर है कि वहशी खौल की सूरत में आकर इस टोकरी में रखे बच्चे को नोच डालेंगे। कम से कम किसी को इतला ही करते चलें कि कोई मेहरबान इस नन्ही जान को उठा ले। ऐसी ही ममता जाग गई है तो खुद उठा लो। अल्लाह जाने किसका पाप है और कौन बदबख्त इसको यहाँ फेंक कर चला गया है। नादिया की बस एक ही बच्ची थी जो उस वक्त 7 बरस की हो गई। दोबारा औलाद की चाहत थी, इसलिए नादिया ने टोकरी उठा ली और तेजी से घर की राह ली। खाला परवीन छोटी बहन के हमरा चली आईं। घर पहुंची और टोकरी से रुमाल हटाकर देखा तो चंद घंटों की बच्ची कपड़ों में लिपटी हुई थी। नादिया ने कहा, परवीन आपा किसी से इस मामले का तज़किरा न करना। ये बच्ची मैंने गोद ले ली है, इतनी मासूम और खूबसूरत है कि जालिम ज़माने के हाथों इसको पामाल होते नहीं देख सकती। यूं नादिया अम्मी ने मुझे एक दिन की बच्ची को गले से लगा लिया। मैं तो लावारिस थी, मेरे वारसों का इंतज़ाम मेरे रब ने खुद किया था। नादिया अम्मी ने मुझे बहुत प्यार से पाला, उनके शौहर भी नेक आदमी थे, कभी बाप की कमी महसूस न होने दी। असगर साहब को ही अपना बाप समझती थी और उनकी बेटी हिजाब को अपनी सगी बड़ी बहन जानती थी, क्योंकि उन लोगों ने मुझे सगी बेटी जाना था। खाला परवीन ने तो नादिया अम्मी से भी ज़्यादा मुझे प्यार दिया। जब मैं ज़रा बड़ी हो गई तो उनके पास रहने जाती। वो मुझसे बेहद प्यार करती, हर फरमाइश पूरी करती। परवीन खाला की 2 बेटियां और एक बेटा था। उनकी बेटियां आपी हिजाब की हम उम्र थीं और बेटा मुझसे 6 बरस बड़ा था। ये सभी मुझसे प्यार करते थे। खाला परवीन का ख्याल था कि वो मुझे बहू बनाएंगी। हन्नान भी मुझे पसंद करता था। खुदा जाने मेरे वालिद असगर साहब क्यों न चाहते थे कि मेरा रिश्ता हन्नान से हो। उन्होंने अम्मी से कह दिया कि अपनी बहन के कान में ये बात डाल दो कि हम रुखसाना की शादी किसी अमीर घराने में करेंगे और इसे आला तालीम दिलवाएंगे। हमें उसकी शादी में कोई जल्दी नहीं। खाला समझ गईं कि असगर साहब के तेवर दुरुस्त नहीं हैं, लिहाजा जब उनके बेटे की मुलाजमत हो गई तो वो हन्नान के लिए लड़की तलाश करने की जिद्दोजहद में लग गईं। बहुत घर देखे लेकिन कोई लड़की पसंद न आई। हर बार जब किसी घर में लड़की देखकर मायूस लौटती तो मुंह लटकाकर अम्मी के पास आ जाती और तफसील बताने लगती। लोग ऐसे थे, लड़की वैसी थी। मुझको ये घराना एक आंख न भाया। इतना अंदाज़ा मुझे भी था कि हन्नान भी मुझे दिल से चाहता है, जबकि इजहार न मैंने कभी किया और ना ही हन्नान ने। खाला के मन में तो मैं बसी हुई थी, तभी वो 20 घर देख आई थीं, लेकिन कोई भी लड़की उनको पसंद न आई। आखिर वो अब्बू के आगे हाथ जोड़कर बैठ गईं। असगर मियाँ, दौलत के इतने पुजारी मत बनो। हम बहुत अमीर कबीर न सही, खुशहाल तो हैं। आपकी बेटी को कोई तकलीफ न होगी। रुखसाना का रिश्ता मेरे बेटे हन्नान को दे दो। हालांकि मिन्नतें करने से अब्बू राजी हो गए। तब मैंने सोचा, अगर यही बात खाला पहले अब्बू से कहती तो उनको इतने घर न झांकने पड़ते। जब रिश्ता तय हुआ मुझे लगा कि दोनों जहां की खुशियां मुझे मिल गई हैं। इधर हन्नान का भी कुछ ऐसा ही हाल था। आपी की शादी हो चुकी थी, वो ब्याह कर लाहौर चली गई थीं, जबकि हम लोग फैसलाबाद के नज़दीक एक आबादी में रहते थे। हिजाब आपी की शादी के बाद अम्मी बहुत अकेली हो गईं। परवीन खाला ने कई बार तकाजा किया कि शादी की तारीख दे दो, लेकिन अम्मी ना जाने क्यों मेरी शादी नहीं करना चाहती थीं। वो अक्सर कहती, ये भी चली जाएगी तो मैं बिल्कुल तनहा हो जाऊंगी। उन्हीं दिनों आपी भी अपने शोहर के हमरा दुबई चली गईं। तभी अम्मी अब्बू ने उम्रे का प्रोग्राम बनाया। उन दिनों वीज़े के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ता था। वो जाते हुए मुझे खाला परवीन के पास छोड़ गए, जबकि हन्नान उनके हमरा इस्लामाबाद चला गया। खुदा की करनी ऐसी के वापसी में गाड़ी का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और अब्बू मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि अम्मी शदीद जख्मी हुई। हन्नान को मामूली चोटें आईं। वालदा को कोई ऐसी अंदरूनी चोट आई थी कि वो 2 माह भी न जी सकीं और अल्लाह को प्यारी हो गईं। फिर मैं परवीन खाला के घर आ गई। उनका इरादा था कि अम्मी अब्बू के वफात का शौक ख़त्म होते ही मेरा निकाह हन्नान से कर देंगे। उन्हीं दिनों उनकी बेटी, जो कि लंदन में रहती थी, वो पाकिस्तान आ गई। वो उम्मीद से थी और पहले से 2 छोटे छोटे बच्चों की माँ भी थी। चाहती थी कि तीसरे बच्चे की पैदाइश माँ के घर हो, मगर उनका शौहर शाहिद साहब ने उनको इजाज़त न दी। बोले कि लंदन लेके जाऊंगा
کوئی ضروری کام ہے، ورنہ بعد میں ویزے کا مسئلہ ہوگا۔ تب کلثوم باجی نے اپنی امی سے اصرار کیا کہ رخسانہ کو میرے ساتھ بھیج دو، دونوں بچے چھوٹے ہیں، مجھ سے سنبھلتے نہیں، اوپر سے 4 ماہ بعد تیسرے بچے کی پیدائش ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ خالہ خود کچھ گھریلو مجبوریوں کے سبب ان کے ہمراہ نہ جا سکتی تھیں۔ انہوں نے مجھے کلثوم باجی کے ہمراہ لندن روانہ کر دیا، اور جب 4 ماہ بعد بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس کو ساتھ لے کر آ جانا، تب ہم رخسانہ کی شادی عنان سے کر دیں گے۔ کلثوم باجی کا بڑا بیٹا صرف 3 سال کا اور چھوٹا 1.5 سال کا تھا۔ دونوں بچوں سے میرا جی بہلا ہوا تھا۔ لندن جانے کے خیال سے دل کی گھٹن میں کمی آ گئی تھی۔ باجی کا گھر بہت اچھا تھا، وہ اس حالت میں تھیں کہ گھریلو کام کاج زیادہ نہ کر سکتی تھیں، اور میں ان کا سارا کام خوشی خوشی کرتی تھی۔ ان کو میرے آنے سے بہت سہولت ہو گئی تھی۔ بچے بھی مجھ سے مانوس تھے۔ کام سے جو وقت بچتا میں بچوں کے ساتھ کھیلتی۔ شاہد بھائی بہت خوش مزاج انسان تھے۔ میری وجہ سے کلثوم بھابھی بہت خوش تھیں۔ شروع میں ہم سب اکٹھے سیر پہ جاتے۔ 1 ماہ بعد باجی نے جواب دے دیا، بولی تم لوگ چلے جایا کرو، مجھ سے نہیں جایا جاتا، تھکن ہو جاتی ہے۔ اب یہ معمول ہو گیا کہ میں اور باجی کے دونوں بچے شاہد بھائی کے ساتھ روز شام کو سیر کو جاتے، اور کلثوم بھابھی گھر پر آرام کرتی۔ ایک روز دونوں بچوں کو بخار تھا، بھائی مجھے اصرار کر کے اکیلے ہی لے گئے۔ وہاں سارا دن سیر سپاٹے میں گزار دیا، یہاں تک کہ شام کے 7 بج گئے۔ ہم صبح کے نکلے ہوئے تھے۔ جب شام کو لوٹے تو ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ اس روز میں تھکن سے چور ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا، جب کوئی کمرے میں آ گیا۔ گھبرا کر آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ شاہد بھائی تھے۔ بولے خاموش رہو، منہ سے آواز مت نکالنا، ورنہ انجام اچھا نہ ہوگا۔ شاہد بھائی کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر میں بہت روئی اور رو رو کر شاہد سے پوچھا کہ آخر تم نے مجھے کس بات کی سزا دی؟ کہنے لگے اگر تم نے کلثوم کو کچھ بتایا تو اچھا نہ ہوگا، اسے تو میں کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا اور تم کو میں لندن کی جیل میں ڈلوا دوں گا۔ یہ میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ تم میری بیوی کی خالہ زاد وغیرہ کچھ نہیں لگتی۔ تم تو خالہ نادیہ کو ایک دن کسی لاوارث ٹوکری میں پڑی ملی تھی۔ یہ بات صرف مجھے ہی نہیں، خاندان بھر کو معلوم ہے، اس لیے زیادہ اکڑ مت دکھاؤ۔ شاہد کا یہ روپ دیکھ کر میں دم بخود رہ گئی۔ میں تو ان کو اپنا بہنوئی سمجھتی تھی، اپنے سگے بھائیوں کی طرح ان کی عزت کرتی تھی۔ سوچنے لگی کیا واقعی میں نادیہ امی اور اصغر ابو کی بیٹی نہیں، اور انہوں نے مجھے محض پالا تھا، یا پھر یہ شخص مجھ کو خواہ جھوٹ بول کر بلیک میل کر رہا ہے۔ اس روز اپنی بے بسی پر مجھے بہت رونا آیا۔ ہم لڑکیاں واقعی اندر سے اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ بدنامی کا خوف ہم کو جلد ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہماری اسی کمزوری سے شاہد جیسے مرد فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دکھ تھا کہ شاہد نے مجھے برباد کرتے ہوئے یہ بھی نہ سوچا کہ میں اس کی بیوی کے بھائی کی امانت ہوں۔ میں حنان کے نام کی ہو چکی ہوں۔ شاہد عجیب آدمی تھے، جسے نہ تو اپنی باوفا بیوی کا خیال تھا اور نہ اپنے شریف خاندان کے ساس سسر کا پاس تھا۔ یہ میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ صبح بہت سوچا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ باجی کو اس غم سے دور ہی رکھوں تو بہتر ہے۔ کلثوم باجی کو اس سلگتے جہنم میں نہ جھونکنا چاہتی تھی کہ اس طرح ان کا ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا۔ میں نے تو بہن کو دکھ سے بچانے کی خاطر خاموشی اختیار کر لی، مگر میری یہ خاموشی شاہد کے لیے ایک آسان راستہ بن گئی تھی۔ میں جس قدر ان کو اس آگ کی تپش سے بچانا چاہتی تھی، اس قدر خود میں جھلستی جاتی تھی۔ شاہد مجھے کہتا، یاد رکھنا اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں کلثوم کو طلاق دے دوں گا، اور پھر وہ صدمے سے مر جائے گی۔ وہ مجھے بلیک میل کر کے اپنے اشاروں پر نچا رہا تھا، اور میں بے جان کٹ پتلی کی طرح اس کے اشاروں پر چل رہی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے کلثوم باجی کو بیٹی سے نوازا۔ اس دن تو میں اس بچی کو اٹھا کر خوب روئی تھی۔ کلثوم باجی کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ اچانک خالہ کی طرف سے فون آ گیا کہ اب بچی کی ولادت خیر سے ہو گئی ہے، رخسانہ کو بھی بھجوا دو، اس کی شادی کی تیاریاں شروع کریں۔ میرے تو دن رات کانٹوں پر بسر ہو رہے تھے۔ میرا دل چاہتا کہ میں اڑ کر پاکستان چلی جاؤں۔ کلثوم باجی نے شاہد سے کہا کہ ٹکٹ لاؤ اور رخسانہ کو پاکستان روانہ کر دو۔ رخصت ہوتے وقت شاہد کا رنگ اڑا اڑا تھا۔ کہا تم سے جدائی کے عذاب سے گزر رہا ہوں، وعدہ کرو کہ وہاں شادی سے انکار کر دو گی۔ ان کی ایسی فرمائش سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا شاہد صاحب بہتر ہے کہ اس کھیل کو اب یہیں ختم سمجھیے۔ ہاں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ ان تمام باتوں کو دل میں دفن کر لوں گی اور کسی کو کچھ نہ بتاؤں گی، صرف اور صرف اپنی بہن کی بھلائی کی خاطر۔ پاکستان آ کر پروین خالہ کے گلے لگ کر میں خوب روئی، غم سے نڈھال تھی، سارے خواب جیسے چکنا چور ہو گئے تھے۔
खूबसूरत रिश्तों को जैसे कालक लग गई थी। लगता ही नहीं कि मैं वो रुखसाना हूँ जो हन्नान के तसव्वुर से निढाल हो जाती थी। अब हर वक्त मेरे दिल में गमों के साए डेरा डाले रखते। खाला ने समझा कि बहुत दिन जुदा रहने से मेरा ये हाल हुआ है। उन्हें क्या पता कि अब मुझे दुल्हन बनने का कोई अरमान नहीं रहा। फिर मेरा जिस्म बीमार रहने लगा। जो खाते उलट कर हलक में आ जाता। एक दिन परवीन खाला की दूसरी बेटी अपने घर से मेके आई हुई थी। जब मुझे देखा तो बोली, अरे रुखसाना, क्या हुआ तुझे? तू तो अच्छी भली गई थी। मैंने जवाब दिया, बाजी मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो, तबीयत ठीक नहीं। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन जब घर वापस आई तो बाजी ने मेरा हशर कर दिया। मैं सोच भी न सकती थी कि वो मेरे साथ इतना बुरा हाल करेंगी। मोहब्बत करने वाले इतने संगदिल हो सकते हैं। मारती जाती और पूछती जाती, सच बता बदबख्त, कौन तेरे पीछे लगा हुआ था जो तूने हम सब की इज्जत खाक में मिला दी? आखिर मुझे जबान खोलना पड़ी और मैंने बता दिया कि ये शाहिद साहब हैं, जिन्होंने मुझको डरा डरा कर मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। खाला परवीन को तो जैसे सख्ता हो गया। बड़ी बेटी शाइस्ता बोली, अम्मी जान, मैं कलसूम को फ़ोन करके पूछती हूँ कि अपने ही घर में ऐसी अंधेर नगरी आखिर वो क्यों ऐसी अंधी हो गई थी? अब कौन इनकी हिफाजत करेगा? क्या इसका ये मतलब है कि छोटी बहनें बहनों के घर ना जाएं? खाला परवीन ने कलसूम बाजी को फ़ोन किया कि तुम और तुम्हारा शौहर फ़ौरन पाकिस्तान पहुंचो, एक बहुत ज़रूरी मामला है। कलसूम बाजी ने सोचा शायद अम्मी का इरादा उसे जल्द दुल्हन बनाने का है। तजस्सुस ने शाहिद को भी उकसाया और यूं दोनों खाला के बुलाने पर पाकिस्तान आ गए। यहाँ तो मंजर ही और था। कलसूम माँ का उतरा हुआ चेहरा देखकर रोने लगी। हर एक से पूछती, क्या हुआ मुझसे, क्या कसूर हुआ है कि किसी ने हंसकर मेरा इस्तकबाल नहीं किया? तभी शाइस्ता बाजी ने कलसूम को वो बातें बताईं जिसे सुनकर वो बेहोश हो गई। खाला इल्ज़ाम दे रही थी कि तुम्हारे घर में ऐसा नाटक और तुम गाफिल ख्वाबो खरगोश के मज़े लेती रही। इतना सुनना था कि कलसूम बाजी ने मेरे बाल पकड़कर मुझे घसीटना शुरू कर दिया कि तूने मेरे घर में डाका डाला। वो ना टोकरी में मिली हुई लावारिस न जाने किसका पाप थी और किसका गंदा खून हो। अपनों के रिश्ते की पहचान कहाँ से आती? और मैं बिलक बिलक कर उनको यकीन दिला रही थी कि बाजी तुम्हारी खातिर ये जुल्म सहा है, क्योंकि शाहिद ने धमकी दी थी कि अगर बताया तो वो कलसूम को तलाक दे देंगे। आखिर ये फैसला हुआ कि मुझे किसी फलाही इदारे के स्पुर्द कर दिया जाए, क्योंकि मैं उम्मीद से थी और बदनामी से बचने की इसके सिवा और कोई सूरत न थी। इस सारे मामले से बेखबर हन्नान अपनी ड्यूटी पर लाहौर में था। जब उससे पता चला कि मुझे एक फलाही इदारे में दे दिया गया है तो उसने सर पीट लिया, घर वालों से झगड़ा किया कि वो घर छोड़कर चला गया। फिर बड़ी मुश्किलों से उसे खोज मिली कि मैं कहाँ हूँ। जब वो मुझे लेने आया मैं अस्पताल में थी, जहाँ मैंने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। हन्नान ने मुझसे निकाह किया। वो मुझे घर ले जाने की बजाय लाहौर ले आया। जब मैंने उसे अपने अहवाल के बारे में उससे पूछा तो उसने तस्दीक की। तब मैं बड़ी हैरान हो गई। एक मैं ही थी जो इस हकीकत से नाआशना थी और सभी जानते थे कि मैं लावारिस हूँ। खाला परवीन खानदान की वाहिद फ़र्द थीं जिनको मेरे जाने का और मेरी बर्बादी का बहुत दुख था, क्योंकि वो मुझसे बेहद प्यार करती थीं। लेकिन कलसूम उनकी सगी बेटी थी, इसलिए वो मुझ पर उसे फौकियत देने पर मजबूर थीं। दामाद अच्छा था या बुरा, उनकी बेटी का सुहाग था। उन्होंने उन लोगों की खातिर ही तो मुझे झूठा करार देकर तोड़ लिया था। मुझे जब ये लोग फलाही इदारे में दाखिल करवाने लेकर जा रहे थे तो खाला बहुत रो रही थी। मुझसे उनका रोना नहीं देखा जा रहा था। जानती थी कि उनका दिल गवाही दे रहा है कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। 3 साल तक हन्नान ने मेरी और अपनी शादी को घर वालों से छुपाए रखा। जब मेरे यहाँ बेटी की पैदाइश मुतवक्के हुई तो वो जाकर खाला परवीन को ले आए। वो मेरे गले लग गई, मुझसे कहा, मुझे माफ़ कर दो, कसूर न तुम्हारा था और ना ही मेरा। जो कसूरवार है मैं जानती हूँ, लेकिन ना तो उससे मैं नाता तोड़ सकती हूँ और ना उसको सज़ा दे सकती हूँ। जब तक खाला जिंदा रहीं वो वक्तन फ़वक्तन मेरे पास लाहौर आती जाती रहीं, लेकिन बेटियों को नहीं बताती थीं कि मैं कहाँ हूँ। उनकी वफ़ात के बाद मेरा नाता ससुराल से टूट गया। अपनी बहनों से ना हन्नान मिलते थे और ना ही मुझे वहाँ लेकर जाते थे। इस वाक़े के बाद हम अपनी ज़िंदगी आप जीते रहे, यहाँ तक कि हमारे बच्चे बड़े हो गए और हन्नान भी मुलाजमत से रिटायर हो गए। जायदाद फ़रोख्त करके हम अमेरिका आ गए और मुस्तकिल यहाँ ही सुकून पजीर हो गए। अब हमारा इन रिश्तेदारों से कोई वास्ता नहीं। हमने इसलिए वतन छोड़ दिया। इस वाक़े को अपने बच्चों को हवा भी नहीं लगने दी और ना ही रिश्तेदारों से हन्नान ने राब्ता रखा। मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझ पर बहुत जुल्म किया, मेरे साथ बहुत ज़्यादती की और आखिरकार मुझे घर से निकालकर एक फलाही इदारे में छोड़ आए। उन्हें नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या होगा, मेरी ज़िंदगी आगे कैसे बीतेगी। लेकिन खुदा भला करे हन्नान का
جس نے میرا اعتبار کیا اور مجھے اپنی بیوی بنا لیا۔ اور آخر میں ہم سب دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں اپنی رضا میں راضی کر دے۔ آمین ثم آمین۔